हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एरर ऑफ मेजरमेंट। आपको ये पता है कि फिजिक्स में मेजरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, या कोई भी थ्योरी डेवलप करोगे तो वहां पर आपको मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मेजरमेंट में एरर होती है। ठीक है, आपको भी पता है जब भी आप किसी चीज की मेजरमेंट लेते हो तो उसमें थोड़ी बहुत जो उसकी एक्चुअल ट्रू वैल्यू है उसमें और आपके मेजरमेंट में कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर होगा ही होगा, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एरर। एरर क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर किया है एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इसी को हम कहते हैं किसी भी मेजरमेंट में एरर कितना है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं इसकी, एक इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं इसकी। सपोज करिए कि आप एक रेगिस्तान में हैं, ठीक है, और आपके पास एक मैप है और एक कंपास है। ठीक है, क्या है, कंपास है और मैप है। अब रेगिस्तान में बहुत टाइम चलने के बाद आपके रिसोर्सेज खत्म हो गए। सपोज कर आपके पास पानी खत्म हो गया, अब आपको प्यास लगी है, आप जल्दी से जल्दी ऐसे सोर्स पे पहुंचना चाहते हो जहां पर आपको पानी मिले और आप थोड़ा रिलैक्स कर सको। ठीक है, अब आपने क्या किया कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे सपोज करो कि आप इस पॉइंट ए पर हो, ठीक है, आपको जाना है पॉइंट बी पर। ठीक है, आपको जाना है पॉइंट बी पर। चलो पॉइंट बी बिल्कुल सीधा नहीं लेते, हम लेते हैं सपोज करो पॉइंट बी, यहाँ आपको जाना है। ठीक है, अब आपने मैप से मेजरमेंट लिया, कुछ एंगल मिला कि आपको कंपास के अकॉर्डिंग आपको इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, आपने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, बट आपने सपोज करो कि यहाँ पर जो भी डायरेक्शन है, सपोज करते हैं यहाँ नॉर्थ है, तो ठीक है, यहाँ से आपने मैप में देखा कि भाई मुझे 36.1 डिग्री, ठीक है, मुझे इतना मतलब इस एंगल पे मुझे जाना होगा। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने बिल्कुल इस वैल्यू को एग्जैक्ट मान लिया, बिल्कुल ही एग्जैक्ट मान लिया। हुआ ये कि आप जब कंपास में मेजरमेंट ले रहे हो उस टाइम पर आपने एरर का ध्यान नहीं रखा। अब आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चूज कर ली। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए आपने खुद को एडजस्ट नहीं किया। गलती यहीं पर हो गई थी कि आपको कुछ एरर मार्जिन लेके चलना चाहिए था कि एंगल जो है इसके और इसके बीच में होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करनी करनी होती। ठीक है, बट आपने क्या किया, वो नहीं किया। आप यहाँ पर ना पहुँच के आप इस पॉइंट पर पहुँच गए, पॉइंट सी। रिसोर्सेज यहाँ पर थे बट आप यहाँ पर पहुँच गए। बहुत छोटा सा माइन्यूट सा भी अगर एरर है और आपने उसको कंसीडर नहीं किया तो आप जहां पहुंचना चाहते थे वहां पर नहीं पहुंचे। अब सपोज करो कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर दूर अगर ये डिस्टेंस है तो आप अंदाजा लगा सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा। आप कम से कम अपने डेस्टिनेशन से एट लीस्ट 10 से 12 किलोमीटर दूर हो गए। ठीक है, तो ये था एरर का मतलब। और आप जब हिस्ट्री मतलब आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो आपको न्यूमेरियस ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं। हमने किस वजह से कि हमने एरर होती है जो हमारे मेजरमेंट में उसको कंसीडर नहीं किया। हमने बिल्कुल ऐसा सोचा कि जो भी हमने मेजरमेंट ली है बिल्कुल एक्यूरेट है और हमारा जो सिस्टम है वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ठीक है, इसलिए मेजरमेंट का ध्यान रखना किसी भी मतलब एरर का ध्यान रखना किसी भी मेजरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आपने देख लिया एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एरर क्या है तो एरर क्या होता है, एरर होता है डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है
ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं एरर की तो। अच्छा, ट्रू वैल्यू के बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि जब आप मेजरमेंट ले रहे होते हो आपको ऑलरेडी उसकी ट्रू वैल्यू पता होती नहीं है, तो हम ट्रू वैल्यू कंसीडर कैसे करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका एरर किस टाइप का है। ठीक है, तो एरर के टाइप्स देख लेते हैं। तो एरर का सबसे पहला टाइप होता है सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर, इट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, सपोज करिए कि आपने एक लेंथ ली, इस लेंथ की आपने मेजरमेंट ली। ठीक है, क्या ली, मेजरमेंट ली। इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो मान लेते हैं 12.2 है। क्या है, 12.2 है। आप जब भी सिस्टमेटिक एरर की बात होगी तो जब आपने इसको मेजर किया तो सपोज करो आपके पास वैल्यू आती है 12.3। क्या आती है, 12.3। यानी अगर हम डिफरेंस देखें 12.3 माइनस में 12.2 तो क्या डिफरेंस आ रहा है, 0.1 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसे, 0.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब इधर पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जब भी आप, जितनी बार भी आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे या मेजरमेंट लेंगे, तो अगर फर्स्ट मेजरमेंट में वैल्यू आपकी ज़्यादा आई है, जैसे 12.2 है, ठीक है, फर्स्ट मेजरमेंट में आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है 12.3, तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा ही आएगी। अगर पहली मेजरमेंट में सपोज करो कि वैल्यू ज़्यादा आई है तो वो आप 100 बार उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर लो, वैल्यू आपको ज़्यादा ही मिलेगी। ठीक है, नेगेटिव का मतलब ये होता है, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपने मेजरमेंट लिया। ठीक है, ये देखो इसकी डायरेक्शन हम कहेंगे, एरर की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अब आपने मेजरमेंट लिया, मेजरमेंट आ रही है किसी पर्टिकुलर एपरेटस से 12.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ट्रू वैल्यू है उससे वैल्यू आई कम, इसको हम कहेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एरर। ठीक है, अब जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को या मेजरमेंट को बार बार रिपीट करोगे तो हमेशा वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम ही आएगी, जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिस्टम है उसके लिए। तो इसी का मतलब होता है कि या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा, ये इसकी पहचान है। एक होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर में क्या होगा कि जो ट्रू वैल्यू है, आपने एक पहली मेजरमेंट ली तो वो ज़्यादा वैल्यू बता रहा है ट्रू वैल्यू से, दूसरी मेजरमेंट ली ज़्यादा वैल्यू बता रहा है फिर से, तीसरी वैल्यू ली कम वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो वो होता है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर के सोर्सेज क्या क्या हैं, किस किस रीजन से ये सिस्टमेटिक एरर होता है। ठीक है, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट में एरर बहुत ही सिंपल सी बात है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी, इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट तो दे नहीं पाएगा। एग्जैक्ट क्या मतलब, वो मतलब अच्छी मेजरमेंट नहीं दे पाएगा आपको। ठीक है, अब उसके रीज़न क्या क्या है। पहला रीज़न इंस्ट्रूमेंटल एरर में कि इम्परफेक्ट डिज़ाइन। जिस तरह का आपका एक्सपेरिमेंट है, जिस तरह का आपका एक्सपेरिमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन है आपके अपरेटस का जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हो, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, तो उसका डिज़ाइन इम्परफेक्ट है। सपोज करो आपके पास एक मीटर स्केल है, ठीक है, और जो मीटर स्केल पर रीडिंग्स होती हैं, जैसे आपने स्केल देखा होगा, स्केल पर जो रीडिंग है, मान लो कि उसमें से कुछ रीडिंग्स मिट गई। ठीक है, बीच की एक दो रीडिंग जो है मिट गई। ठीक है, अब वो क्या हो गया, इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा। दूसरा, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम इस कैलिब्रेशन को हम कहते हैं जीरो करेक्शन। देखो, आप सब्जी लेने जाते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मतलब जो जिनसे आप सब्जी ले रहे हो वहाँ पर उनके पास वेइंग मशीन होती है। अब वेइंग मशीन के ऊपर भी उन्होंने एक इस तरह से कुछ रखा होता है, मुझे उसका नाम नहीं पता है। ठीक है, देखो होता क्या है, जब इसको हटा देंगे, जब आप इसको हटाओगे तो देखोगे इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। उसकी एडजस्टमेंट की जाती है कि देखो ऑब्वियस सी बात है, आप भाई इसके तो पैसे दोगे नहीं, इसका जो वेट है आप जो सब्जी खरीद रहे हो वही तो दोगे। ये एक तरह का क्या है, कंटेनर है। अब इस कंटेनर में सब्जी रखी, ठीक है, तो आप उसी सब्जी का तो आपको दाम देना है, ना कि
कंटेनर अगर 1 kg का है और आपने आपने सब्जी ली ½ kg, ठीक है, तो अब भाई 1.5 किलो का तो आप 1.5 किलो के तो पैसे दे के आओगे नहीं। तो क्या करते हैं कि इसको रख के हम 0 पे सेट कर देते हैं, ठीक है। इसको रखा, जो भी वैल्यू है, सपोज करो कि 1 kg रीडिंग आई इसकी, इनिशियली रीडिंग 0 थी, ठीक है, इसके रखने के बाद रीडिंग आई 1 kg, तो वहाँ पर बटन है, बटन आपने दबा दिया, बटन दबाते ही ये वैल्यू हो गई 0। तो अब ये 0 करेक्शन हमने यहाँ पर कर दिया, इसको हमने कैलिब्रेट कर दिया, ठीक है। ना करते तो ये हमेशा 1 kg दिखाता, और जितनी बार भी आप इसके अंदर सब्जी रखते वो 1 किलो वजन ज़्यादा बताता। तो ये भी एक तरह का क्या है, एरर है, जिसको हम कहते हैं इसमें मतलब ये मतलब कैलिब्रेशन की वजह से जो एरर आ रहा है वो भी एक कारण है सिस्टमेटिक एरर का। तो आपने ध्यान दिया कि अगर ये 1 किलो ज़्यादा बता रहा है तो जितनी बार भी सब्जियां रखी हमने वो 1 किलो ज़्यादा ही बताएगा। तो मैंने क्या बोला था कि क्या हो रहा है, टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, ये हमेशा एक डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव ज़्यादा बता रहे हो तो हमेशा ज़्यादा ही बताएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसा भी कर दिया किसी ने भाई कुछ बदमाशी कर दी, चाहे कुछ किया, इस पर अपने उंगली से प्रेशर लगा दिया, थोड़ा सा जो वेट है इसका जो वो बढ़ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा आएगी, और वहाँ पर रीडिंग सेट कर दी, क्या कर दी, रीडिंग सेट कर दी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इस केस में, जब भी आप कोई मेजरमेंट लोगे तो हमेशा जो उसकी वैल्यू होगी उससे कम ही वो बताएगा। जैसे 1 kg अगर कोई फ्रूट है या वेजिटेबल है तो आपको ½ kg बताएगा। सपोज करो कि जो डिफरेंस आ गया इसके दबाने से वो ½ kg ज़्यादा आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने उंगली से इसको दबा दिया, दबाने के बाद जो आपके पास मेजरमेंट आई वो आई 1½ kg की, ठीक है। अब 0 पर इसको सेट कर दिया, अब 0 पर सेट करने से क्या हुआ, अब ये वाला भाई बाहर, तो मैंने तो उंगली हटा ली अपनी, तो उंगली हटा ली तो क्या होगा, जब भी कोई मेजरमेंट होगी तो वो हमेशा कम वैल्यू बताएगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका 0 करेक्शन। फिर आ जाते हैं इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक। अब एक्सपेरिमेंट टेक्निक है, प्रोसीजर है, उसमें भी कमी हो सकती है, उसके वजह से भी सिस्टमेटिक एरर, पर्सनल एरर भी हो सकता है। पर्सनल एरर का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि सपोज करो आप किसी स्केल से एक लेंथ मेजर कर रहे हो, तो आपको हमेशा कहा जाता है कि जहां पर रीडिंग आ रही है बिल्कुल सेंटर में देखो आप, ना इधर से देखो ना उधर से देखो, इधर उधर से देखोगे तब भी वैल्यू में फर्क आ जाएगा। तो ये हो गया पर्सनल एरर। और कुछ एरर होते हैं एक्सटर्नल कॉजेज, इसके भी मतलब एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से भी एरर आ सकता है, ठीक है। एक मेन पॉइंट यहाँ पर आता है लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। लीस्ट काउंट एरर का मतलब ये है कि हर एक एपरेटस की, हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक कैपेसिटी है कि वो कितने रिजोल्यूशन तक वो मेजरमेंट कर सकता है। लीस्ट काउंट एरर, जैसे मीटर स्केल की बात करें, मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। आपने मीटर स्केल, या आप अब सिंपल आपके पास जो स्केल है वो देख लो, ठीक है। ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर। अब इसके बीच में 10 डिवीजन है, ठीक है, 10 डिवीजन है। तो यहाँ से जो लीस्ट मतलब कम से कम वैल्यू जो मेजर वो कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर की, तो उसको कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब आपको सपोज करो कि कोई मतलब ऐसी मेजरमेंट चाहिए जिसमें आपको मेजर करना है 0.23, मतलब इस तरह की आपको कोई मेजरमेंट चाहिए, बट आप इस इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर्ड वैल्यू आप निकाल सकते हो 0.2 ही निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इसका लीस्ट काउंट है, ये इससे कम वैल्यूज को मेजर नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर सकता। तो इससे जो एरर निकल के आ रहा है, इससे जो एक्चुअल वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है और जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसमें जो फर्क आ रहा है, ठीक है, उस तरह के एरर को क्या कहते हैं हम, लीस्ट काउंट एरर। क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर को अगर हम मिनिमाइज करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें हायर रिजोल्यूशंस के इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, ठीक है, हाँ वर्नियर कैलिपर हो गया, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी रिजोल्यूशन ज़्यादा है, जिनका लीस्ट काउंट ज़्यादा है, ठीक है, जिनका लीस्ट काउंट ज़्यादा है। हाँ, लीस्ट काउंट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो छोटी से छोटी वैल्यूज भी मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे
जैसे वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर। तो भाई इस तरह की मेजरमेंट के लिए वर्नियर कैलिपर ही बहुत अच्छा सूटेबल इंस्ट्रूमेंट रहेगा। तो इसे हमने क्या किया, लीस्ट काउंट एरर जो है उसको रिड्यूस कर दिया वर्नियर कैलिपर का यूज करके। तो आप कहोगे कि वर्नियर कैलिपर हैज मोर रिजोल्यूशन देन मीटर स्केल। ठीक है, रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, लीस्ट काउंट की वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है, रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा लीस्ट काउंट की वैल्यू उतनी कम होगी। सॉरी, मैंने पहले लीस्ट काउंट की वैल्यू ज़्यादा कहा। ठीक है, लीस्ट काउंट की वैल्यू उतनी ही कम होगी जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 0.01 इज लेस देन 0.1। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया लीस्ट काउंट एरर। कैसे इसको मिनिमाइज किया जा सकता है? इट कैन बी मिनिमाइज बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, क्योंकि इसकी वजह से भी सिस्टमेटिक एरर आया। फिर सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, यानी हायर रेजोल्यूशंस के इंस्ट्रूमेंट हम और परफेक्ट डिज़ाइन वाले इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करें, और जितना हो सके उतना पर्सनल एरर को हम रिड्यूस करें। पर्सनल एरर जो है वो कब कम होगा? जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि जब आप लैब में वर्क करेंगे, ठीक है, तो जो भी आप बार बार रिपीटेशन करेंगे, मिस्टेक्स होंगी, आप उसको करेक्ट करेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो उससे पर्सनल एरर कम होता जाएगा। अब ये तो ऐसे एरर हैं जिनकी मतलब जिनके सोर्सेज हमें पता है। ठीक है, कि भाई ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, इसका लीस्ट काउंट इतना है, तो यहाँ पर हमें एरर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एरर हटाना है तो हम क्या करेंगे, हायर रिजोल्यूशंस के या जिस ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका लीस्ट काउंट कम हो, उस एक्सपेरिमेंट के लिए सुटेबल लीस्ट काउंट हो, ठीक है, वो सेलेक्ट करके हम रिड्यूस कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उससे भी रिड्यूस हो जाएगा। और अच्छे मतलब बेटर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हम यूज़ करें और अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, तो वो हम एरर कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको एक बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है सिस्टमेटिक एरर और एक रैंडम एरर जो भी हम पढ़ने वाले हैं। सिस्टमेटिक एरर में जो एरर होता है हमेशा वो वन डायरेक्शन में होता है, या तो पॉजिटिव होता है या वो नेगेटिव होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार उसने कम वैल्यू बता दी और एक बार ज़्यादा वैल्यू बता दी। अगर ऐसा कुछ एरर आ रहा है तो आप समझेंगे कि वो एक रैंडम एरर है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं वो आगे देखेंगे। रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर इर्रेगुलर एरर ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। क्या हो रहा है ऐसा? देखो, कई तरह के एक्सपेरिमेंट हैं और एक्सपेरिमेंट्स जो हैं कई तरह से इफेक्टेड हो सकते हैं। जैसे आप जिस लैब में मेजरमेंट ले रहे हो वहाँ का टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है, प्रेशर चेंज हो गया, ठीक है, इन सब से वहाँ पर ग्रेविटेशन की वैल्यू तो नहीं इतनी वेरी करती, बट ये कुछ वेरिएशंस आए जैसे टेम्परेचर में, प्रेशर में, तो उससे जो आपकी मेजरमेंट होगी उसमें भी फर्क आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, आप उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें तो आपके हाथ में वो कंट्रोल तो है नहीं। तो रैंडम एरर के केसेस में हम क्या करते हैं कि इसमें हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उन सबका मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब वो जो मीन आता है उसको हम मान लेते हैं ट्रू वैल्यू। क्या मान लेते हैं? ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस जो होता है उसको हम कहते हैं एरर। ठीक है, बट जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ट्रू वैल्यू तो पहले से पता नहीं होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए आप सिंपली ये करने वाले हो कि कई सारे आप मतलब कई सारे आप मेजरमेंट लो और उन सबका मीन निकालो। जितनी मेजरमेंट ली आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं, और उसी मीन को हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तीसरे टाइप का एरर होता है ग्रॉस एरर, और ये जो ऑब्जर्वर है, जो भी पर्सन इसको इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, उसकी केयरलेसनेस की वजह से होता है। तो वही बात है कि एक्सपीरियंस बढ़ेगा और कोई पर्सन फोकस्ड रहेगा, तो इस एरर को भी कम किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? एब्सोल्यूट एरर की। ठीक है, अब यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर क्या है?
तो अब ध्यान रखिएगा, जब भी अब हम किसी एक्सपेरिमेंट में ट्रू वैल्यू की बात करें तो आप समझेंगे कि हम वहाँ पर एरिथमेटिक मीन ऑफ जितने भी हमने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं उन ऑब्जर्वेशंस का एरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड अभी नहीं लेंगे। एब्सोल्यूट एरर होता है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू, जो कि होता है अरिथमेटिक मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, क्या है एब्सोल्यूट एरर? सपोज करिए कि आपने लेट A1, A2, A3, A4 up to AN are measured value, are measured मेजर्ड वैल्यू। ये क्या है? मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है हम उसको लिखते हैं इस तरह से, डेल्टा कहते हैं इसको, डेल्टा का साइन लगाएंगे और इसको लिखेंगे A1। ये किसके इक्वल आएगा? अरिथमेटिक मीन, जिसको हमने ट्रू वैल्यू माना है, इसको हम AM लिखते हैं, AM माइनस में A1। ठीक है, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। फिर एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट क्या होगा? AM माइनस A2। जबकि आपने सेकंड मेजरमेंट ली है उसका और ट्रू वैल्यू का, जो कि आपका मीन है, ठीक है, उसका डिफरेंस होगा। इसी तरह से nth एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? AM माइनस AN। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पर जो मीन होगा AM होगा, उसको हम A मीन लिखा है हमने, तो ये क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। n नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हैं, तो इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? n से। इसको ही हम कहते हैं मीन निकालना, अरिथमेटिक मीन, जिसको आप एवरेज कहते थे ना पहले, हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। और इसको डिनोट किया जा रहा है यहाँ पर सिंपली A सब M से। ठीक है, तो ये तो होता है एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर का एक एग्जांपल देखें, एब्सोल्यूट एरर का एग्जांपल देखें। चलो, अब एब्सोल्यूट एरर जो है यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और जीरो भी हो सकता है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं, हाँ अच्छा, अभी एक दो टॉपिक और समझ, चलो इसी को ले लेते हैं, अभी इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं इन वैल्यूज को। देखो, जैसे एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर हमने 5 मेजरमेंट लिए सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के। टाइम पीरियड क्या होता है किसी भी सिंपल पेंडुलम का, कि सपोज करो ये उस पेंडुलम की मेन पोजीशन है, तो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन A पर आया और दूसरी एक्सट्रीम B पर गया और वापस A पर आया, मतलब A से B पर जाना, B से A पर आना, ये जो टाइम लगता है इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड हमें इतना इतना दिया गया है, तो हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट मीन निकालना है। क्या निकालना है? एब्सोल्यूट मीन निकालना है, सॉरी एब्सोल्यूट एरर निकालना है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? अरिथमेटिक मीन चाहिए। तो सबसे पहले हमें AM की वैल्यू चाहिए, जो कि किसके इक्वल होगी? 2.63 सेकेंड्स प्लस 2.56 सेकेंड प्लस 2.42 सेकेंड प्लस 2.71 सेकेंड प्लस 2.80 सेकेंड, और 5 मेजरमेंट है ये, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5, इसको T लिखो, T। ठीक है, टाइम पीरियड का मीन। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 2.624। ठीक है,
अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंपली लिखेंगे 2.62। क्यों लिख रहे हैं अभी आपको आगे पता चलेगा जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की और राउंडिंग ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, चलो तो हमारे पास जो मीन वैल्यू आई ये आई। तो अब आपसे पूछा जाए एब्सोल्यूट एरर बताइए, क्या है एब्सोल्यूट एरर बताइए। तो एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर आएगा सबसे पहले डेल्टा T1 इज इक्वल टू Tm माइनस T1। अब Tm क्या है भाई यहाँ पे 2.62 सेकेंड माइनस में, अच्छा 2.6, हाँ 2.62 और T1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2.63 सेकेंड, ये आता है नेगेटिव ऑफ 0.01 सेकेंड। ठीक है, अब आपने देखा कि एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव हो सकता है। फिर T2 निकालते हैं, यहाँ से T2 निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर Tm माइनस में T2 क्या आ जाएगा 2.62 सेकेंड माइनस में 2.56 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 0.06 सेकेंड। फिर डेल्टा T3, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट, तो ये वही Tm माइनस T2 करेंगे तो आ जाएगा 2.62 सेकेंड माइनस 2.42 सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.20 सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से इसको हम रिपीट करेंगे आगे, ये लिख लेते हैं, कोशिश करें यहीं पर हो जाए। डेल्टा T4 2.62 सेकेंड माइनस 2.71 सेकेंड, ये आ जाएगा माइनस 0.09 सेकेंड। ठीक है, और एक और यहाँ लिख लेते हैं T5 किसके इक्वल आ रहा है 2.62 सेकेंड माइनस 2.80 सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 0.18 सेकेंड। तो आपने देखा कि किस तरह से एब्सोल्यूट एरर निकाला जाता है। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इन वैल्यूज का यूज करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, क्या पढ़ रहे हैं हम, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब एरर का भी हमने मीन ले लिया। अब देखो पहली एक्सपेरिमेंट हमने जो पहली मेजरमेंट ली उसके अंदर हमारा ये एरर आया। ठीक है, दूसरे में ये एरर, तीसरे में ये एरर, चौथे में ये एरर, पांचवें में ये एरर। अब जब आप किसी भी एक्सपेरिमेंट मतलब इस टाइम पीरियड की जो आप वैल्यू लिखेंगे वहाँ पर, तो उसमें आपको जो आपका एरर है वो भी इंक्लूड करना होगा। तो वो एरर हम अब इनमें से कौन सा चुने, इनमें से तो कोई हम स्पेसिफिक चुन नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं इन सबके मैग्नीट्यूड का, यानी इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं उन सब का ले लेते हैं मीन। ठीक है, और उसी को हम फाइनल रिजल्ट में एज अ एरर लिखते हैं। वही मेजर जो हमारी मेजरमेंट है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, उसमें एरर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, जो भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं उनके मैग्नीट्यूड का मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इन ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी। तो ये होता है, इसको हम लिखते हैं डेल्टा ए मीन। ठीक है, डेल्टा ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सोल्यूट एरर, और मीन क्या कर रहा है कि जितने भी एरर हैं हमारे, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए उनके मैग्नीट्यूड का मीन। ठीक है, तो पहला जो आपका एब्सोल्यूट एरर था डेल्टा A1, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें क्या लेनी है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ना कि पूरी की पूरी वैल्यू। मतलब ये समझ लो कि अगर नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव ही लेना है आपको, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेना है। तो A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN। ठीक है, इन सब का एब्सोल्यूट वैल्यूज लो, उनको ऐड करो और डिवाइड कर दो किससे, n से। तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी इसको हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा A मीन से, इसको हम क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं उसी एग्जाम्पल पर जो हम कर रहे थे। अब हमने यहाँ से एब्सोल्यूट एरर तो फाइंड आउट कर लिया। अब आपसे पूछा जाए कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम में मीन एब्सोल्यूट एरर बताइए, तो आप क्या करेंगे, इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे
ठीक है, डेल्टा T1 डेल्टा T2 से लेके 5 तक इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर लेते हैं अब। ठीक है, तो अब डेल्टा ए मीन किसके इक्वल आएगा? डेल्टा ए मीन किसके इक्वल आएगा? मॉड टी है ना हमारे इस प्रॉब्लम में, ये टी है। डेल्टा टी मीन एब्सोल्यूट मीन एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा T1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा T2 प्लस एब्सोल्यूट एरर मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ डेल्टा T3, इसी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा T4 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा T5, और इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ये किसके इक्वल आएगा? सबसे पहला एरर आया था हमारा नेगेटिव ऑफ 0.01, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? 0.01 सेकेंड, प्लस में सेकेंड एरर था आपका 0.06 सेकेंड, थर्ड क्या था? 0.20 सेकेंड, 0.20 सेकेंड प्लस 0.09 सेकेंड प्लस 0.18 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था और ये नेगेटिव था, तो इन सबको हमने क्या किया? इनकी सिर्फ और सिर्फ हमने इसका मैग्नीट्यूड लिखा या इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही लिखी है। ठीक है, 920 980। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, ये वैल्यू क्या है। तो ये है 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18। ठीक है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास? 0.108। ठीक है, और इसको हम लिख लेंगे 0.11 सेकेंड। ठीक है, ये है एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो इसका यूज़ क्या है। जब भी हम कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू जो उसका मीन आया है। ठीक है, जितने भी हमारे टाइम पीरियड आए थे सिंपल पेंडुलम के, ठीक है, उसका मीन प्लस माइनस में डेल्टा टी मीन, जो भी एरर पॉसिबल हो सकता है इसके अंदर। तो जो भी ट्रू वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू ऑलवेज lie between Tm minus delta T mean and Tm plus delta T mean। ठीक है, इन दो वैल्यूज के बीच में ही हमेशा ट्रू वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं इस पॉइंट को। सबसे पहले आपने क्या किया कि 5 मेजरमेंट ली। ठीक है, 5 मेजरमेंट लेने के बाद आपने क्या किया कि उन पांचों का मीन लिया, उससे आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला। अब एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाला, ठीक है, और एब्सोल्यूट एरर का मीन जो है आपने फाइनल रिजल्ट में लिखा इस तरह से। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि जो हमने ट्रू वैल्यू हमने जो मानी है उससे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, उस केस में Tm प्लस डेल्टा टी मीन। अब कितना ज़्यादा, वो डेल्टा टी मीन से हमें पता चलेगा, और Tm से थोड़ी कम, और वो कितना कम वही डेल्टा टी मीन से पता चलेगा, Tm माइनस डेल्टा टी मीन। ठीक है, तो हमेशा जो ट्रू वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, इससे बाहर वैल्यूज नहीं जाएंगी। ठीक है, कितना सिंपल था सब कुछ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, थोड़ा सा, जब हम इनिशियली कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस तो आते ही हैं। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया कि किस तरह से हम ये सब काउंट करते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है रिलेटिव एरर का। क्या आता है? रिलेटिव एरर का। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? अब आपको सारी की सारी टर्म्स पता चल गई हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर। तो सिंपली क्या करना है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी जैसे डेल्टा ए है, ठीक है। तो इससे आपका रिलेटिव एरर हम लिख रहे हैं, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका मीन आया है, एब्सोल्यूट एरर, उसको हम लिखेंगे डेल्टा ए मीन। इसको हम डिवाइड कर देंगे ए मीन से, जो भी आपके मेजरमेंट का जो मीन आया है। तो ये बता देता है आपको कि पूरी की पूरी मेजरमेंट में जो आपका एरर है वो कितना है, मतलब रिलेटिव एरर बता देगा। इससे आप परसेंटेज निकाल सकते हो कि कितने परसेंट हमने जो मेजरमेंट ली है उसमें कितने परसेंट एरर है, ठीक है। जब भी आप परसेंटेज एरर की बात है तो आपको ये निकालना होगा, ठीक है। हमने रेशो पढ़ा था ना, जैसे कि 1/5 लिया, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज के 5 हिस्से कर दें तो हर एक के पास कितना जाएगा, एक हिस्सा हमने दिया, ठीक है, 1/5। हम उस पूरे 5 में से एक हिस्से की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस पूरी की पूरी मेजरमेंट में से कितना हिस्सा जो है वो एरर का है, ठीक है, कितना पार्ट जो है वो एरर के लिए है, कि भाई इतना एरर है इसमें, ठीक है। तो ये रेशो हमें वही बताता है। अब आपसे पूछा जाए परसेंटेज एरर क्या है, तो आप लिखेंगे परसेंटेज एरर डेल्टा ए को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि अब 1/100 जो होता है इसको हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1/100 आया इसको हमने क्या लिख दिया, परसेंटेज। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए इंटू 100 और यहाँ पर परसेंट, जो कि किसके इक्वल आएगा, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100 एंड परसेंट। अब इसका भी यूज करके देख लेते हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम था अभी हमने इसमें देखा, आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसके अंदर कितना एरर है, मतलब कितने परसेंट है, मतलब परसेंटेज एरर बताइए आप। तो उसके लिए आपको रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना होगा। तो रिलेटिव एरर तो क्या होगा, डेल्टा टी। अब ये किसके इक्वल आएगा, डेल्टा टी मीन डिवाइडेड बाय टी मीन। टी मीन हमारा क्या आया था, 2.62 सेकेंड, ठीक है। फिर डेल्टा टी मीन हमारे पास कितना आया था, 0.11 सेकेंड, ये आया था। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम रेशो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जो मिलेगा आपको मिलेगा वो रिलेटिव एरर। ये क्या है, रिलेटिव एरर क्या बताता है कि जो भी मेजरमेंट है उसमें से कितना हिस्सा जो है वो एरर है, जो आपका मेजरमेंट है उसमें से कितना हिस्सा एरर है, ठीक है। तो होता है रिलेटिव एरर इन टाइम पीरियड। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अब देखो ये सब आपको कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, बट मेरे पास है क्योंकि हमें पढ़ना है इसे फटाफट, ठीक है। तो आप तो कैलकुलेशन खुद ही करेंगे। तो यहाँ पर जो डेल्टा टी की वैल्यू, मतलब जो रिलेटिव एरर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 0.041898। इतना तो हम लिखते नहीं हैं, हम कितना लिखेंगे, 0.042, ठीक है। तो ये आ गया रिलेटिव एरर। अब आपसे पूछा जाएगी परसेंटेज एरर बताइए, तो आपको पता है परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा टी इंटू में 100%। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंट लगा दो। ये क्या है, 0.042 इंटू 100%, ये आ जाएगा 4.2%, ठीक है। इतना एरर जो है, इतना परसेंट इस मेजरमेंट में एरर है, क्लियर है। ये जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। तो अब जब ये सब क्लियर हो गया है तो
तो हम क्या करेंगे, अब प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम्स करते हैं। क्या है कि अच्छा ये तो कर ही लिया हमने, ये तो कर लिया हमने। We measure the period of oscillation of simple pendulum in successive measurements. The reading turns out to be 2.63 second, 2.56 second, ये ठीक है। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, ये भी हमने निकाल लिया। रिलेटिव एरर, ये भी हमने निकाल लिया। और परसेंटेज एरर, ये भी हमने निकाल लिया। अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए बोला नहीं जाएगा, आपसे सीधा बोला जाएगा रिलेटिव एरर निकालो। अब रिलेटिव एरर निकालने के लिए आपको मीन एब्सोल्यूट एरर तो निकालना ही निकालना होगा, उसके लिए आपको एब्सोल्यूट एरर चाहिए। चलो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर, द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इन सक्सेसिव ऑब्जर्वेशंस आर दिस 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 एंड दिस। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आई है, ये सारे फोकल लेंथ आए हैं कॉन्केव मिरर के। कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। अब हमें यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए और परसेंटेज एरर चाहिए, और एक्सप्रेस रिजल्ट इन प्रॉपर वे। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप प्रॉपर वे में क्या करिए, एक्सप्रेस करिए। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। सबसे पहले जब इन्होंने कहा कि एक्सप्रेस रिजल्ट इन प्रॉपर वे, तो इसका मतलब ये होता है कि आप मीन वैल्यू तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि इतने सारे जो के ऑब्जर्वेशंस आए हैं उसकी मीन वैल्यू लेंगे, साथ में उसमें एरर भी इंक्लूड करेंगे, एरर भी इंक्लूड करेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए, लेंथ मीन, फोकल लेंथ मीन प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, डेल्टा एल मीन। ठीक है, इस तरह से आप जो अपना फाइनल रिजल्ट शो करेंगे। अब इसको भी शो करने के दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह से लिख लो, या परसेंटेज के फॉर्म में भी हम एरर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे कैसे। ठीक है, चलो तो अभी सबसे पहला काम, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना होगा, और एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें मीन फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एल मीन, और इसको अब हम सीधा एल एम लिखते हैं, एल सब एम। तो समझ जाइएगा कि हम मीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 17.3 सेंटीमीटर प्लस 17.8 सेंटीमीटर प्लस 18.3 सेंटीमीटर प्लस 18.2 सेंटीमीटर प्लस 17.9 सेंटीमीटर प्लस 18.0 सेंटीमीटर, इन सबको ऐड करेंगे। और कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, 6 हम इसको डिवाइड कर देंगे, इससे हमारा क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ये पहला है 17.3 प्लस 17.8 प्लस 18.3 प्लस 18.2 प्लस 17.9 प्लस 18.0। अब यहाँ से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो मीन आ रहा है इसका वो आ रहा है 17.91। इस रिजल्ट को हम सिंपली लिखेंगे किसके इक्वल, 17.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको रीज़न नहीं समझ में आ रहा होगा अभी, बट हम समझेंगे आगे। इट इज़ रिलेटेड टू राउंडिंग ऑफ, और राउंडिंग ऑफ साथ साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी यहाँ पर टॉपिक है, वो समझने के बाद आपको ये सब क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया। फिर अब हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर से ही हमें पता चलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर का। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा L1 किसके इक्वल होगा, एल मीन माइनस, अच्छा मैं एक फॉर्मूला ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा एल आई इज इक्वल टू, जो भी मतलब सपोज करो कि आइथ आपका आइथ मेजरमेंट है, उसके लिए आइथ एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो क्या होगा, इसका मीन माइनस में आइथ ऑब्जर्वेशन।
ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर फर्स्ट निकालना है तो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डेल्टा L1 क्या होगा हमारे पास, मीन कितना आया है 17.9 सेंटीमीटर, माइनस में फर्स्ट मेजरमेंट क्या है 17.3 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना आएगा ये 0.6 सेंटीमीटर। फिर डेल्टा L2 आया हमारे पास, तो 17.9 सेंटीमीटर माइनस में 17.8 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 0.1 सेंटीमीटर। फिर डेल्टा L3 आ गया 17.9 सेंटीमीटर माइनस में 18.3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा माइनस 0.4 सेंटीमीटर। फिर डेल्टा L4 क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा L4 आएगा 17.9 माइनस 17.9 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये क्या आ गया 0 सेंटीमीटर। फिर डेल्टा L5 क्या आएगा 17.9 माइनस में, एक मिनट, L4 लिया था ना हमने, सॉरी, ये था फोर्थ 18.2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 0.3 सेंटीमीटर। फिर 17.9 सेंटीमीटर माइनस 17.9 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 0 सेंटीमीटर। फिर डेल्टा L6 क्या आएगा हमारे पास 17.9 सेंटीमीटर माइनस 18.0 सेंटीमीटर, ये आ रहा है नेगेटिव ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर आ गए। अब हमें क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब उसके लिए हमें ये दो कैलकुलेशंस तो करने ही पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम डेल्टा ए मीन, कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म भी है, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म यानी समेशन वाली फॉर्म, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन यहाँ पर 1/n i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक मॉड ऑफ ए आई, ठीक है। समेशन का क्या हुआ कि जितने भी एब्सोल्यूट वैल्यूज आएंगी ए डेल्टा ए आई, ठीक है, जैसे i की जगह पर 1 रखा तो डेल्टा A1, फिर प्लस में i की जगह पर 2 रखा डेल्टा A2, ठीक है, प्लस में 3 रखा डेल्टा A3, इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू का एडिशन होता जाएगा और उसको जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, मान लो कि हमने 5 मेजरमेंट ली तो n की वैल्यू 5, यहाँ पर भी 5, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा A1 से लेके डेल्टा A5 तक हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। ये इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म है, ठीक है, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म को भी हमें याद रखना है। तो यहाँ पर हम वही कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम डेल्टा ए मीन लिखते हैं, ये किसके इक्वल है 1/n समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा ए आई, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। तो डेल्टा ए मीन क्या आएगा, जो भी हमारे एब्सोल्यूट एरर आए हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज, जैसे 0.6, 0.1, 0.4, 0.6 सेंटीमीटर प्लस 0.4 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर प्लस फिर से 0.4 सेंटीमीटर नेगेटिव था, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिए क्या आया 0.4 सेंटीमीटर। एक मिनट, फिर से नहीं आया, मैंने वही लिख दिया। फिर उसके बाद आया आपका नेगेटिव ऑफ 0.3 सेंटीमीटर, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी 0.3 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर ऐड करेंगे आप, फिफ्थ था डेल्टा L5 था हमारे पास 0 सेंटीमीटर प्लस में नेगेटिव ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0.1
सेंटीमीटर। अब देखो, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर 0 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, तो आप इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। 0 सेंटीमीटर आया है, उसको भी आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 से डिवाइड करेंगे। अगर आपने इसको हटा के 5 से डिवाइड कर दिया तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा। तो ये बात आप बहुत ध्यान रखेंगे, इसको भी काउंट करना होगा, ठीक है, क्योंकि जब मेजरमेंट हुई है तभी तो 0 सेंटीमीटर भी वैल्यू आई ना, तो मेजरमेंट तो हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें मीन निकालना होगा। तो इसका जो मीन है देख लेते हैं क्या आ रहा है। 0.6 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ रहा है 0.25 सेंटीमीटर, जिसको हम लिखेंगे 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है, हम लिखेंगे 0.3 सेंटीमीटर। एक मिनट, अच्छा, अभी हमें आगे कैलकुलेशन करनी है, इसलिए अभी इसको हम नहीं लिखेंगे आगे, ठीक है। हाँ, तो अब आ गया आपके पास डेल्टा, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया आपके पास, मीन है इसका, ठीक है। तो अच्छा, हम यहाँ पर लेंथ ले रहे थे तो यहाँ पर एल ही लिखना चाहिए ना हमें, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे पता चलेगा कि आपका फ्रैक्शनल एरर इनटू में 100 का परसेंट, ये क्या होगा, परसेंटेज एरर, ये क्या होगा, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो देखो भाई, ये आ गया 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, डेल्टा एल मीन डिवाइडेड बाय एल मीन, ठीक है। ये हुआ, ये आएगा 0.25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मीन क्या आया था इसका, 17.9 सेंटीमीटर, ठीक है। इनटू में 100 भी है ना, क्या है, इनटू में 100%, तो यहाँ पर भी इनटू में 100%। तो ये देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। 0.25 को हम डिवाइड करेंगे 17.9 से, तो ये आ रहा है 0.01396 इनटू में 100%, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे 0.014, ठीक है, इनटू में 100%, और ये क्या आ जाएगा 1.4%। तो इतना इसके अंदर परसेंटेज एरर है। हमसे लास्ट में ये कहा गया था कि जो अपना रिजल्ट है उसको आप एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। तो प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है कि मीन लिखिए और प्लस माइनस में जो भी परसेंटेज एरर है वो लिख दीजिए, ठीक है, परसेंटेज एरर। तो दोनों तरह से लिख के देखते हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आपका रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 17.9 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और परसेंटेज एरर की बात करी जाए तो हम लिखेंगे इसको 17.9 सेंटीमीटर प्लस, ये ना ऐसे एक साथ लिखा जाता है, 17.9 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1.4 सेंटीमीटर। एक बड़ी खास बात यह है कि जब आप 17.9 का 1.4% निकालोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं किसी भी रिजल्ट को प्रॉपर वे में लिखने का।
ठीक है, तो आपको परसेंटेज एरर निकालना आ गया, यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि देखो, जैसे हमने कोई भी मेजरमेंट लिया उसके अंदर एरर तो आएगा ही आएगा। मान लो कि मैंने दो मेजरमेंट लिए और मुझे उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो एरर उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हम जो एडिशन कर रहे हैं, जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उस जो हमारा फाइनल रिजल्ट आए उसमें भी एरर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो एरर किस तरह से प्रोपोगेट करता है वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में।